जिंदगी में तरक्की और खुशियों का सेलिब्रेशन तब तक बना रहता है जब तक हमारी सेहत हमारे साथ रहती है, यानी कि स्वस्थ जीवन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्यों ना आज एक अनदर हेल्थ शो के साथ हम अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ जुड़े और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारे सवाल हैं, उनके जवाब पाएं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि कई नेशनल इंटरनेशनल तमगों से, जिनकी पर्सनालिटी सुशोभित है। हमारे साथ है PGI-MER से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र राणा जी। सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद एंड मुझे यहाँ आके अच्छा लग रहा है। तो सर, स्पेशली डॉक्टर, जब हम बात करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, जब हम सेहत की बात करते हैं आज का, स्पेशली जब हमारा हेल्थ शो है और आप एक न सिर्फ तमगों से सुशोभित हैं बल्कि PGI-MER की जब बात करते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है। तो आप अपने डेली रूटीन में कई ऐसे लोगों से मिलते होंगे, कई ऐसे पेशेंट से मिलते होंगे जो कि गैस से संबंधित समस्याओं से जुड़े हुए हैं, जिसे हम बहुत ही कॉमन समस्याएं समझते हैं। तो डॉक्टर राणा, आप सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे जो साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उसने इस समस्या से जुड़ी हुई जो कॉमन सवाल है उसका जवाब दीजिए। देखिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है ये वो विभाग है जो पेट से संबंधित बीमारियों का इलाज करता है। तो इसमें पेट के अंदर जैसे हमारी स्टमक आ गया, लिवर आ गया, पैनक्रियाज आ गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनमें जो बीमारियां होंगी इन बीमारियों का जो इलाज होता है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में होता है। और जैसे आपने प्रश्न किया कि गैस की जो समस्या है ये आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या है। इसके बड़े सारे रीज़न हैं कि एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री हो गया है, हम थोड़ा चलते कम हैं, और दूसरा हमारा जो डाइट है वो भी काफ़ी एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डाइट हो गया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, फैट ज़्यादा हैं। तो इसलिए गैस की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर अगर हम गैस की समस्या को टेक्निकली देखें, गैस की समस्या तो एक कॉमन वर्ड हो गया। हाँ जी। और उसमें समस्या ये आ जाती है कि मरीज़ जो है गैस की समस्या समझ के अपने आप ही उस बीमारी का इलाज करना शुरू कर देता है। तो आम तौर पे जो गैस होगी वो कोई बहुत जिसको बोलते हैं घातक बीमारी का लक्षण नहीं होता है, बट कभी कभी गैस जो है वो किसी अंदर कोई घातक बीमारी होगी उसका भी वो लक्षण हो सकता है। तो इसलिए खासकर अगर गैस लंबी चल रही है वो समस्या, तो डॉक्टर को जाके जरूर दिखाना चाहिए कि गैस कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अंदर घातक बीमारी है जिसका वो लक्षण आ रहा है, कारण बन सकता है। डॉक्टर, बीच में आपको इंटरप्ट कर रही थी मैं। कारण ये था क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे परिवारों में हमने ये देखा है कि नॉर्मली जब हम ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं अपने डेली रूटीन में गैस की टैबलेट नॉर्मली कंज्यूम हो रही है कि हम नॉर्मली केमिस्ट के पास जाते हैं और हमें लगता है कि अगर थोड़ा सा भी अनईजीनेस है तो क्यों ना खुद के डॉक्टर हम बन जाएं और वो गैस की टैबलेट हम कंज्यूम करते हैं। कितना गलत है, कितना सही है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। आपने ये जो सवाल पूछा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी। क्योंकि देखिए, कोई भी दवाई एक तो खुद नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दवाई जरूर अगर आपको थोड़ा फायदा दे रही है तो साथ में कोई नुकसान भी दे रही है। तो तभी हम डॉक्टर दवाई तभी लिखते हैं अगर जो फायदा है वो नुकसान से ज्यादा है। बट एक आम आदमी जो उसको नहीं पता लगेगा कि ये जो दवाई मैं ले रहा हूँ इससे मुझे कितना नुकसान होगा। तो इसलिए पहला जो मैसेज है, ये संदेश वो ये है कि खुद तो दवाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई समस्या हो रही है तो वो जरूर डॉक्टर को जाके दिखानी चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां जो हैं वो ओवर द काउंटर आसानी से मिल जाती हैं बट उनका अपना नुकसान होता है। तो इसलिए वो जो हमारी आदत है कि हम दवाई लेके अपने आप खाना शुरू कर दें, उससे हमें बचना चाहिए। सर, जैसे आपने बताया कि या जैसे हम अपने दर्शकों को जोड़ना चाहते हैं कि 600 से ज़्यादा जो रिसर्च पब्लिश किया है, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, आपने किए हैं, आपके नाम से हुए हैं। सो समवेयर जब हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बात करते हैं, गैस संबंधी जो समस्याएं हैं, पेट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उसमें कुछ ऐसा है कि जो कि अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम जो लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं ड्यू टू द लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जो पुराने लोगों को कम होती थी जो अब हमें ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई है? सर, देखिए, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं। जैसे जब हम पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टर की तब उतनी नहीं होती थी, पर आजकल वो बहुत ज़्यादा
बढ़ रही नॉर्मल हैं। परिवारों में नहीं होती थी और आजकल पता चलती है। अब खासकर जैसे जैसे अब नॉर्थ इंडिया में एक बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, जिसमें लैट्रिन में खून आता है और ये बड़ी सीरियस बीमारी है। ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खासकर पंजाब, हरियाणा और इस वाले बेल्ट में तो इसकी जो इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा है। तो इसका भी किसी ना किसी तरीके से लिंक जो है हमारे डाइट के साथ ही है, कि जैसे जैसे हमारी डाइट चेंज हो रही है वैसे वैसे नई बीमारियां आ रही हैं। उसी तरीके से कई पेट के कैंसर हैं जो पहले बहुत कम हुआ करते थे, पर आजकल उनका जो प्रेवलेंस है या फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें जो डाइट है, डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। साथ में हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हम जैसे हमारे जो पेरेंट्स थे वो ज़्यादा मैनुअली काम करते थे, हम ज़्यादा जो है मशीनों पे डिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। यानी कि समवेयर ये स्मार्ट लाइफ हमें लेजीनेस के साथ जोड़ रही है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया कि हमें लगता है कि जब गैस्ट्रिक पेन है और हार्ट में पेन है वो इक्वल है, और इसी चक्कर में हम खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। ये कितना गलत है, कॉमन है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि देखिए जो गैस वाली तकलीफ होती है, खासकर गैस वाली तकलीफ मरीज को दो तरीके से होगी। एक तो जलन होती है, दूसरा मरीज को लगेगा कि भारीपन हो रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और जो जलन होती है वो छाती में होती है, और छाती में हमारा हार्ट भी रहता है। हार्ट की जो पेन होती है वो भी एक तरीके से जलन की तरह ही आती है। तो हमने कई बार ऐसे मरीज देखे हुए हैं जो अपने आप ही सोचते हैं कि ये गैस वाली तकलीफ हो रही है, अपने आप उसकी दवाई खा ली, और उससे क्या होता है कि जो सडनली एक दिन किसी दिन मरीज को हार्ट अटैक हो जाता है, और उसका इलाज प्रॉपर उस टाइम अगर कर लिया होता, जब उसको वो लक्षण हो रहे थे, डॉक्टर ने देख लिया होता, तो उसका जो आउटकम होता है इलाज का वो बेटर हो जाता है। तो इसलिए खासकर जब एल्डरली ज़्यादा उम्र वालों को, 45 साल से ऊपर वालों को सीने में जलन हो रही है, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि हार्ट की दिक्कत ना हो। इसके बाद अगर हार्ट ठीक है तो फिर देखा जाएगा कि कहीं पेट की वजह से वो जलन तो नहीं हो रही है। तो इसलिए खुद अपने आप नहीं डिफरेंशिएट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए कि जो ये जलन है इसकी वजह क्या है। हमारी इन बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो कि हमारे दिमाग में भी है, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग जुड़ रहे हैं जो कि अपने सवालों के साथ हैं और जानना चाहते हैं कि जो उनकी समस्या है उसका क्या समाधान है। हमारे साथ हमारी वीडियो बाइट के जरिए जुड़ रहे हैं। 8 जून 2023 से मेरे सबसे पहले दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में प्रारंभ हुआ और यह दर्द लगातार बना हुआ है। खाना खाने के बाद ये अधिक हो जाता है। कभी कभी भूख भी नहीं लगती है। वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। पेट की इंडोस्कोपी भी करा ली गई है, अल्ट्रासाउंड भी कराया, सीटी भी पेट की करा ली गई है। दर्द अधिक होने पर घबराहट होने लगती है और दुखन पूरे पेट में भी हो जाती है। जी डॉक्टर, क्या देखिए इनकी जो समस्या है, इनको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है जो नहीं ठीक हो पाया, और इन्होंने जो बेसिक टेस्ट थे डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाया होगा, तभी इन्होंने अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी और सीटी सब करा लिया और उसमें कुछ नहीं निकला है। तो इसमें इनको आगे अगर इनका दर्द जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं उनसे नहीं ठीक हो पा रहा है, तो फिर इनको आगे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जिसमें हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, अंदर से अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि ऊपरी हिस्से में जो दर्द होता है आमतौर पे या तो जैसे मैंने बताया हार्ट की वजह से होगा। अगर हार्ट की वजह नहीं है तो फिर वहाँ पे हमारा लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है और पैनक्रियाज और स्टमक, ये 4 शरीर के हिस्से होते हैं जिनमें अगर कोई बीमारी होगी तो पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा। तो एक बार डॉक्टर को जाके अगर ये सारे टेस्ट ठीक आए हुए हैं तो आगे के टेस्ट करवाएं और देखें क्या वजह है और किस वजह से ये दर्द हो रहा है। और साथ में अगर अल्कोहल जैसे शराब है और स्मोकिंग है, अगर वो भी चल रही है तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत बड़ा कारण होते हैं पेट में दर्द होने का। तो घूम फिर के बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दें, अपने खान पीन से लेकर अपनी दिनचर्या को हम समवेयर बांधते हुए चलें। कहते हैं कि खाना ही दवा है और दवाई खाना है, और ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। डॉक्टर, गैस्ट्रिक जिनको फील होता है या गैस से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हमारे बाकी बॉडी के ऑर्गन्स पर क्या क्या इम्पैक्ट डालती हैं? जैसे कि अभी आपने बोला कि एक ये स्टमक का एक परिवार है, पैनक्रियाज हैं
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उससे रिलेटेड है। देखिए, एक तो पहले गैस जो हो रही है हमें उसकी वजह पता करनी पड़ेगी, जी। क्योंकि देखिए बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके लक्षण में गैस आ जाता है। उसमें जैसे पेट में जैसे अल्सर हो जाना, स्टमक में अल्सर या ड्यूडेनम में अल्सर, उसके जो लक्षण होंगे वो भी बिल्कुल गैस की तरह होंगे। अच्छा। फिर गैस जो स्टमक होता है उसका कैंसर हो जाना, उसमें भी लक्षण जो होंगे गैस की तरह होंगे। तो एक प्रॉपर तरीके से देख के इन्वेस्टिगेट करके पहले तो वजह पता लगानी है क्या है। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया दर्द की दवाइयाँ, फिर हमारे एक पेट में इन्फेक्शन होती है जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं, उसकी वजह से भी गैस हो जाती है। तो इस तरीके से 10-15 वजहें हैं जिसकी वजह से गैस वाला सिम्टम आता है। तो एक बार प्रॉपरली देख के उसका इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसका प्रॉपर समाधान करना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर दवाई दी जाएगी जो बीमारी निकलेगी। डॉक्टर राणा, अभी आपने बातों में मेंशन किया लक्षणों के बारे में कि चाहे गैस के लक्षण है या फिर जो भी हमारे स्टमक से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स हैं उनके लक्षण कहीं ना कहीं मैच करते हैं। सो वो क्या उन लक्षणों के बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ जोड़ पाएंगे? देखिए, ऐसा है, अगर आपको सिर्फ गैस बन रही है, साथ में और कोई तकलीफ नहीं है, जिसमें मैं बोलूँगा कि जैसे खून की उल्टी होना या काले रंग की लैट्रिन आना या फिर भूख कम लगना, वजन घटना, ये सारे हम डेंजर साइंस बोलते हैं। अगर ये डेंजर साइंस साथ में हो रहे हैं तो आपको इमीडिएटली जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि उस टाइम इन्वेस्टिगेट उसका कर लिया जाए। पर अगर सिर्फ अकेली गैस बन रही है, बाकी और कोई लक्षण नहीं है, तो 90% प्रॉबिलिटी रहेगा कि कोई सीरियस बीमारी नहीं है। बट फिर भी उसको जाके एक बार दिखवा लेना चाहिए और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेना चाहिए। जैसे हमने ये लक्षण देख लिए, टेस्ट कर लिए, सारे टेस्ट हमारे नॉर्मल हैं, फिर भी हमें गैस बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए एक सिग्नल है कि हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, जिसमें कि थोड़ा एक्सरसाइज भी की जाए, वॉक की जाए, डाइट में जो है हम अपना कार्बोहाइड्रेट जिसमें हाई डेंसिटी फैट जो होते हैं वो कम किए जाएं, और जो मील्स हैं वो थोड़े लिए जाएं और थोड़ी मात्रा में, और हम रात्रि भोज और सोने के बीच में बोलते हैं कि 3 घंटे या 4 घंटे का गैप रहना चाहिए ताकि जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो अगर ये सारा हम लाइफस्टाइल अपना चेंज करेंगे तो उससे ये जो गैस वाली तकलीफ है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी बिना दवाई लिए। बट वो दवाई लेना एक आसान काम लगता है और ये सारी चीज़ें करना मुश्किल लगता है, इसलिए लोग दवाई लेके उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं और उसको और बढ़ा लेते हैं। और शायद जो हम कहते हैं कि भरपेट खाना खाना, वो शायद आपको अपनी उम्र के अकॉर्डिंगली और डॉक्टर की सलाह के साथ उसकी क्वांटिटी में थोड़ी सी कमी करनी होगी अगर हम एक स्वस्थ लाइफस्टाइल के साथ, ज़िंदगी के साथ जुड़ना चाहते हैं। डॉक्टर, हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की बात करते हैं, हमने गैस से संबंधित समस्याओं के बारे में बात की, तो मैं जानना चाहती हूँ, इनफैक्ट हमारे साथ जो हमारे दर्शक जुड़े हुए जानना चाहते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आती है, क्या है ये? देखिए, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में जो पूरा हमारा खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का जो सिस्टम है वो सारा उसमें आता है। तो आप मान के चलिए जो ईसोफेगस है जिसको हम खाने की नली बोलते हैं, वहाँ से लेकर फिर स्टमक जो पेट हो गया, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज जो खाने के डाइजेशन में मदद करते हैं ऑर्गन्स, ये सारे जो हैं ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में आते हैं। तो इसकी जो भी बीमारियां हैं होती हैं वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वाले जो डॉक्टर हैं वो देखते हैं। उसी प्रकार से जो लिवर है, लिवर में जो बीमारियां होंगी वो भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वाले डॉक्टर देखते हैं। तो इस तरीके से बड़ी स्पेशलिटी है जिसमें बड़े सारे जो हमारे शरीर के अंग हैं उनकी बीमारियों का इलाज किया जाता है। डॉक्टर, कुछ सवाल दिमाग में है, स्पेशली अगर हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें जो हमारी स्टोन की स्टमक में प्रॉब्लम है वो बहुत एक वाइटल रोल प्ले करती है, और उसके समाधान में जितना भी हम देखते हैं मैक्सिमम ये बात आती है कि गोल ब्लैडर रिमूव किया गया है। सो क्या यही एक समाधान है? क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन नहीं होती, ये तो बात है कि हम ओल्ड वर्सेस न्यू की बात कर रहे हैं। सो इसके साथ ज़रूर आप हमारे दर्शकों को जोड़ें। देखिए, एक तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमेशा जो बचाव होता है, प्रिवेंशन, वो हमेशा बेटर होता है किसी इलाज करने से। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने की जो वजह होती है मोस्टली, जिसको हम बोलते हैं कि ओबेसिटी, मोटापा जो है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स का। अगर आप देखेंगे जो लीन लोग हैं, पतले लोग हैं, उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स नहीं होते हैं। पर जब एक बार गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गए हैं तो उसका इलाज सर्जरी होता है जिसमें हम गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अगर हम स्टोन निकाल भी देंगे और गॉल ब्लैडर अंदर छोड़ देंगे तो दोबारा स्टोन बन जाएंगे। तो इसलिए जो मरीज सर्जिकली फिट है उसमें इलाज गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल ही होता है। बिकॉज अगर हम नहीं निकालेंगे तो वो जो स्टोन है उससे पीलिया भी हो सकता है,
कभी कभी बहुत ज़्यादा फीवर बुखार हो जाता है पीलिया के साथ, वो कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि स्टोन जो है वो पित्ते की नली को ब्लॉक कर देता है, इसलिए जो पित्त है वो नीचे जाता नहीं है और पीलिया हो जाता है। और उसी तरीके से जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो पैनक्रियाज की नली को ब्लॉक कर देगा, तो उससे पैनक्रेटाइटिस हो जाता है। और पैनक्रेटाइटिस में जिसको सीवियर पैनक्रेटाइटिस हो जाता है 10 से 15% जो मरीज हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा ली जाए। ओके, सो समवेयर ये एक समाधान है ताकि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। डॉक्टर, एनकेटाइटिस के बारे में भी हम चाहते हैं कि आप हमारे जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनको अवेयर करें, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए पैनक्रेटाइटिस जो है दो तरीके का होता है, एक एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होता है और एक क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस होता है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में एकदम पैनक्रियास में सोजिश आ जाती है। उसकी दो महत्वपूर्ण कारण हैं, एक है खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया में अल्कोहल या शराब पीना, वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है पैनक्रेटाइटिस का। उसके बाद दूसरा कॉमन कॉज है गॉल ब्लैडर का स्टोन, जो नीचे आके अटक जाता है और पैनक्रियास की नली को ब्लॉक कर देता है। उससे फिर पैनक्रियास में एकदम सोजिश हो जाती है। उसके जो लक्षण होंगे उसमें तेज़ दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द, जिसको हम अगर मेडिकल टर्म में बोलें, बहुत कम बीमारियां हैं जिसमें इतना तेज़ पेन होता है, और उस बीमारियों में जिसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है सबसे ऊपर पैनक्रेटाइटिस ही आता है। और पेन के साथ फिर बहुत ज़्यादा उल्टी लगेगी, पेट फूल जाएगा और उसमें फिर एकदम हॉस्पिटल में दाखिल ही होना पड़ता है, उसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। और इसका जो इलाज होता है बड़ा लंबा चलता है, मरीजों को 3 से 6 महीने लग जाते हैं पूरा रिकवर होने के लिए। और उसके बाद 1/3 मरीजों को शुगर भी हो जाता है पैनक्रेटाइटिस, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के बाद। दूसरा है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस जो है और भी डिसेबिलिटी वाला डिजीज़ है। उसमें मरीज को सारा टाइम दर्द होता रहेगा, जब भी कुछ खाएगा दर्द हो जाएगा। उसमें फिर पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाज की नली होती है उसमें स्टोन्स बन जाते हैं, स्टोन्स की वजह से ब्लॉकेड हो जाता है और वो ब्लॉकेड की वजह से मरीज को दर्द होता रहता है। तो उसका भी जो सबसे मेजर कारण है वो अल्कोहल है जी। तो अल्कोहल से बोथ एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस भी होता है। फिर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का जो इलाज है वो और लंबा चलता है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है। तो इसमें फिर मरीज को दवाइयां हैं वो कुछ लेनी पड़ती हैं, साथ में फिर हम एंडोस्कोपी से स्टेंट डालते हैं, जो वो स्टोन होते हैं उनको निकालते हैं, जो रास्ता बंद होता है उसको खोलते हैं। तो फिर मरीज़ का हॉस्पिटल में भी काफ़ी लंबा चक्कर चलता रहता है। तो इसीलिए जैसा मैंने शुरू में बोला कि प्रिवेंशन जो है वो इलाज से बेटर है। तो हम इन चीज़ों से दूरी रखें, अल्कोहल ना लें, तो उससे इन बीमारियों से, खासकर जो पैनक्रियाज की बीमारियां हैं, इनसे बचाव हो सकता है। डॉक्टर, जैसे आज हमारे साथ आप ये बातें जोड़ रहे हैं और समवेयर ये अवेयरनेस खुद ब खुद आपके दिल और दिमाग तक भी जारी होगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमने अपने लाइफस्टाइल से बिल्कुल एग्जिट कराना है, क्योंकि जितनी सिविरिटी है, जितनी प्रॉब्लम है, अगर हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो शुरुआत घर से ही होगी, शुरुआत किचन से ही होगी, शुरुआत लाइफस्टाइल से ही होगी। डॉक्टर, जैसे अभी आपने पैनक्रियाटिक्स के बारे में बताया कि कितनी सिविरिटी के साथ ये बढ़ती है, सो ये भी कहा जाता है कि जब रिकवरी की बात करते हैं तो जो हमारी पैनक्रियाज हैं उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, तो कब तक ये नॉर्मल होता है और कब तक हम नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ जुड़ पाते हैं, क्योंकि कहीं होप भी हमें बतानी है कि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है और आगे जिंदगी चलेगी। देखिए, एक्यूट पैनक्रियाटिस में थोड़ी खूबी ये है कि एक बार हम ठीक हो गए तो वापस नॉर्मल में आ जाएंगे, रिकवरी ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। पर उस सारी सोजिश को रिकवर होने में 3 से 6 महीने लगते हैं। 3 से 6 महीने में मरीज जो है ऑलमोस्ट रिकवर हो जाते हैं। पर जो क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस बीमारी है उसमें, क्योंकि वो जो ऑर्गन है वो परमानेंटली डैमेज्ड हो चुका है, अच्छा। तो वो नॉर्मल रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो उसमें जब हम इलाज करते हैं तो हमारा मकसद होता है कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ हम मरीज को दे पाएँ, कि मरीज का दर्द कम से कम हो, उसका वजन बढ़ता रहे, दवाइयाँ कम से कम चलें, तो इलाज फिर वो सारी उम्र चलता है। तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में आप एक बार आप ठीक हो गए, फिर आपने जो आपको एडवाइस दी गई, डॉक्टर ने बोला कि जैसे अगर अल्कोहल की वजह से हुआ है, आपने अल्कोहल बंद कर दिया, तो दोबारा फिर आम तौर पे आपको दिक्कत नहीं होगी। पर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में क्योंकि आपका ऑर्गन परमानेंटली डैमेज हो गया है, तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज भी कर देंगे तो फिर भी वो दिक्कत रहेगी, तो उसका इलाज लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। तो और वो टाइम के साथ फिर वो जो बीमारी है थोड़ी बढ़ती भी रहती है। फिर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में थोड़ा पैनक्रेटिक कैंसर का भी रिस्क रहता है। तो फिर जब हम मरीज का इलाज करते हैं तो हम स्क्रीनिंग में देखते रहते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है। अगर कैंसर डेवलप हो जाएगा तो फिर उसका इलाज करना पड़ता है। तो समवेयर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे फूड से लेकर, हमारे लाइफस्टाइल से लेकर जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसका समाधान भी है, जो कि आज हमारे साथ डॉक्टर राणा जोड़ रहे हैं। डॉक्टर, अगर इसकी स्वेलिंग की बात करें तो उसके क्या क्या इंडिकेशन है जिसके बारे में एक कॉमन मैन को जान लेना चाहिए, कुछ ऐसे सिम्टम्स या लक्षण? देखिए, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में जो सबसे
कॉमन या सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो पेट में दर्द होता है, और पेट में दर्द के साथ फिर उल्टी लगेगी या उल्टी की फीलिंग आएगी और पेट फूलना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब रिकवरी शुरू होती है तो दर्द ठीक हो जाता है, पर वो जो उल्टी वाला मन है वो तब तक रहेगा जब तक वो स्वेलिंग है। अच्छा। जब वो स्वेलिंग खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे फिर जो पाचन शक्ति है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, जो उल्टी है बंद हो जाएगी, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो आमतौर पे हफ्ता 10 दिन में अगर मरीज का रिकवरी हो रहा है तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। डॉक्टर, जैसे आपने बीच में मेंशन किया था कि स्टमक अल्सर की बात है, सो क्या स्टमक अल्सर कैन लीड टू कैंसर? देखिए, स्टमक अल्सर जो है वो कैंसर पे नहीं ले जाता है, पर जो स्टमक अल्सर का कॉज है और जो कैंसर का कॉज है वो कॉमन हो जाता है। अच्छा। तो जैसे स्मोकिंग हो गया, या जैसे मैंने आपको पहले बताया एक कीटाणु होता है जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं, उससे अल्सर भी होता है और कैंसर भी होता है। और जो कैंसर होता है वो भी अल्सर की तरह ही दिखता है। तो जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो जब हमें स्टमक में अल्सर दिखता है तो हम उसकी बायोप्सी लेते हैं देखने के लिए कि वहाँ कैंसर तो नहीं है। तो नटशेल में ये हो गया कि दोनों बीमारियों की जो वजहें हैं वो एक ही जैसी हैं, पर लक्षण अलग अलग होते हैं। जो अल्सर है उसको हम दवाई से ठीक कर सकते हैं, जो कैंसर है कैंसर का फिर कैंसर के तरीके से इलाज होगा। डॉक्टर, जैसे कहा जाता है कि जो हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जैसे लिवर है, हार्ट है, और भी हमारे बहुत से ऑर्गन हैं। सो क्या पैनक्रियाज का भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? जैसे आपने बोला कि वो अगर हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है और अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है तो फिर उसको रिमूव करने की भी नौबत आ जाती है। सो क्या इसका भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? हाँ जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जी। नॉर्मली हम सोचते हैं कि जो शरीर में एक ही अंग है उसका ट्रांसप्लांट नहीं होता है। पैनक्रियास का भी ट्रांसप्लांट होता है, बट पैनक्रियास का जो ट्रांसप्लांट होगा क्योंकि वो एक ही ऑर्गन है तो वो कैडावरिक होता है, मतलब हम जिसकी डेथ हो जाए उसकी बॉडी से पैनक्रियास निकाल के फिर उसका ट्रांसप्लांट करते हैं। कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है, तो हम जब पैनक्रियास का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमारा मकसद ये होता है, क्योंकि पैनक्रियास जो है पाचन शक्ति के अलावा जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर है उसके कंट्रोल के लिए जो इंसुलिन बनता है वो पैनक्रियास से बनता है। ओके। तो जब हम पैनक्रियास ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो हम पैनक्रियास ट्रांसप्लांट इसलिए करना चाहते हैं कि मरीज को इंसुलिन ना लेना पड़े पैनक्रियास खराब होने की वजह से। तो जब किसी मरीज को क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है और उसको इतना दर्द चल रहा होता है कि किसी भी चीज़ से दर्द ठीक नहीं होता है, तो कुछ ऐसे मरीजों में हम टोटल पैनक्रियाटेक्टमी, जिसमें कि टोटल उसका पूरा पैनक्रियास निकाल के उसके जो आइलेट सेल होते हैं जहाँ से इंसुलिन बनता है उसी को निकाल के वापस ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसको हम ऑटो आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। एक वो ट्रांसप्लांटेशन होता है। दूसरा ये होता है कि जिसका पैनक्रियास 7 किडनी डैमेज हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है और शुगर से बचने के लिए कैडावर से पैनक्रियास निकाल के ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो बेसिकली पैनक्रियास में हम एक पूरा पैनक्रियास भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और जो पैनक्रियास के सेल होते हैं जिनको हम आइलेट सेल्स बोलते हैं उनको भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक इतनी बड़ी उम्मीद के साथ आपने जोड़ा है और स्पेशली हम चाहते हैं कि इसके साथ हमारे दर्शक भी जुड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ऑर्गन डोनेशन के पॉइंट को भी टच अपॉन किया है कि ऑर्गन डोनेशन जो कि हमारे हिंदुस्तान में जो उसका स्केल बहुत ज़्यादा कम है, हम जितना हो सके अवेयर रहें ताकि हम इस दुनिया में जब ना भी रहें तो भी कहीं ना कहीं हमारे अंगों की वजह से हम किसी ना किसी की ज़िंदगी बचाकर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पर्पस हम दुनिया को दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि हम ऑर्गन डोनेशन के साथ भी जुड़ें। डॉक्टर, बहुत सारी समस्याओं के समाधान आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि जो माथे से टेंशन की लकीरें होती हैं वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हुई होंगी। तो अगर बात करें, क्योंकि आप ही ने बीच में बात बोली स्पेशली जब पैनक्रियास की, तो क्या उसके बिना भी सर्वाइवल पॉसिबल है? हमने यहाँ ट्रांसप्लांट की बात करी, तो जब रिमूवल है तो भी क्या जिंदगी पॉसिबल है? पैनक्रियास जो है हमारे शरीर में 2 महत्वपूर्ण काम करता है। एक हमारी पाचन में उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं जिससे जो खाना हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। दूसरा वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो शुगर कंट्रोल करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं। जैसे किसी को अगर पैनक्रियाटाइटिस हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बात की थी, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस किया और सारा पैनक्रियास डैमेज हो गया, तो उसके ये दोनों फंक्शन खत्म हो जाएंगे। भले ही पैनक्रियास थोड़ा सा अंदर बचा रह जाएगा पर फंक्शन 0 होगा। तो उस सिचुएशन में हम मरीज को दवाइयाँ देते हैं एंजाइम्स की, जिससे कि खाना डाइजेस्ट हो जाए। तो ऐसी बड़ी सारी मल्टीपल प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं जिसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स मुंह के रास्ते दिए जाते हैं ताकि वो फूड डाइजेशन में हेल्प करें। और उसी मरीज को शुगर से बचने के लिए हम या तो इंसुलिन दे सकते हैं, दूसरा नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया था आइलेट सेल्स का ट्रांसप्लांट करके पेशेंट्स को इंसुलिन फ्री किया जा सकता है।
जी। तो पैनक्रियास के बिना भी रहा जा सकता है, बट देन उसके लिए हमें बाहर से सपोर्ट देनी पड़ेगी। जी डॉक्टर, एक आखिरी सवाल एक्चुअली मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि जब भी हमें कोई भी गैस से रिलेटेड या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, जैसे आपने समस्याओं के बारे में हमें बताया, जब भी हम इसे फेस कर रहे होते हैं तो बहुत बड़ा रोल खाना प्ले करता है। ऑटोमेटिकली लगता है कि तला हुआ या फिर ज़्यादा मिर्च से भरा हुआ मसालेदार खाना नहीं खाना। तो आप जो हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं उनको खाने से रिलेटेड क्या एक सॉल्यूशन बताना चाहेंगे? स्पेशली हम कैसे अपने खाने को थोड़ा सादा रखें जिससे हमारा जीवन और देखिए, सोच भी उच्च विचार हो जाए। आप ही ने दे दिया। सादा खाना रखेंगे तो काफ़ी सारी बीमारियों से बचाव रहेगा। तो जितनी शरीर को रिक्वायरमेंट है खाने की, उतना हमें खाना चाहिए। देखिए, जो लोग मैनुअल काम में लगे हैं, जिनको ज़्यादा मेहनत करनी है, उनको ज़्यादा खाना चाहिए। जिनका जो जॉब प्रोफाइल है, जो सिटिंग जॉब प्रोफाइल है, ज़्यादा गाड़ी में आना, गाड़ी में गए, कुर्सी में बैठे, उनको उसी हिसाब से अपना जो खाना है, खासकर जो कैलोरी इंटेक है, वो कम रखना चाहिए। तो बड़े सारे डाइटिशियंस हैं जो एडवाइस कर सकते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। तो हर एक के लिए सेम डाइट नहीं होगी। जो आपकी कार्यशैली है, उस कार्यशैली के हिसाब से आपको अपना डाइट मेंटेन रखना चाहिए। और कोई भी डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या बहुत ज़्यादा फैट्स हों, तली हुई चीज़ें हों, या जिसमें स्पाइसेस हों या मिर्च हों, ये सारी चीज़ें कम से कम रखनी चाहिए। तो जितना सादा खाना आप खाएंगे, उतनी सेहतमंद ज़िंदगी आपको मिलेगी। तो जितना हो सके, ऑल्दो हिंदुस्तान मसालों का देश है, लेकिन ये मसाले थोड़े से अगर हम कम रखेंगे अपने भोजन में तो हमारी शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सर, इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप ही के थ्रू एक मैसेज हो जाए, क्योंकि हम डिजिटल दुनिया में यूट्यूब, व्हाट्सएप के ज़रिए बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो आज आप हमारे दर्शकों के साथ ये एक चेतावनी ही है जो कि आप देना चाहेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई। आजकल इसका बड़ा सारे लोग डिजिटल यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ बोलते रहते हैं। इसमें क्या है कि ये सारी जो नॉलेज है, ये आधी नॉलेज है, हाफ नॉलेज है। तो हाफ नॉलेज जो होती है वो हमेशा डेंजरस होती है। तो हमेशा खुद जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, उस चीज़ को आप अडॉप्ट करिए। पर जैसे सेहत के मामले में जब भी आपको कोई तकलीफ़ है, अपने आप उसका इलाज नहीं करिए। उसका सल्यूशन इंटरनेट पे जाके या यूट्यूब पे जाके नहीं ढूंढिए। उसका सल्यूशन जो है, उसका जो समाधान है, वो डॉक्टर के पास जाके ढूंढिए। डॉक्टर आपको देख के जो आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी वो करेंगे। और उससे क्या होगा कि अगर कोई बीमारी सीरियस भी है, वो अगर अर्ली स्टेज में पकड़ी जाएगी तो उसका इलाज सस्ते में और अच्छे तरीके से हो जाएगा, रादर देन कि 2 महीने बाद जब वो बीमारी बढ़ जाए और जब डॉक्टर के पास जाएँ, जहाँ इलाज की जो एवेन्यूज़ हैं वो भी बड़े कम हो जाएंगे और बीमारी एडवांस स्टेज में चली जाएगी। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र राणा ने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे सेहत से जुड़ी हुई, और स्पेशली अगर हम हमारे पाचन तंत्र की बात करें, उसको काफ़ी हद तक ठीक करने से जुड़ी हुई, हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को हमारे साथ जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आज आप हमारे इस हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े और आज हमारे दर्शकों को एक अच्छे हेल्दी ज़िंदगी के साथ भी जोड़ा, सादी ज़िंदगी के साथ भी जोड़ा। आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे सारे सैटेलाइट चैनल्स के साथ साथ हमारे डीडी चंडीगढ़ के यूट्यूब के पेज के साथ भी देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।